गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कास्मो के संशोधक और प्रवर्तक धीमान विजय सर से। आप लोग भी जानते हैं कि काफी हमने फेसबुक लाइव प्रोग्राम भी किया है, उससे काफी रिक्वेस्ट की सर आप निकाल के आज फेसबुक लाइव जरूर कीजिए। तो हम देखते हैं आप लोग आपके जो सवाल होंगे वो कमेंट में करके बाकी वैल्यूएबल सवाल जरूर लें ताकि आपको देश में उसके बारे में अपडेट मिल सके। तो आप अपने सवाल पूछिए। तो हम इसमें अभी जब तक हम लोगों के सवाल आते तो चेक कर लीजिए। हाँ आ गया। हाँ चल तो सर जब तक हमारे साथियों के सवाल नहीं आते तब तक मैं कुछ एक आध सवाल आपको भी पूछ लेता हूँ। सर लोकतंत्र और राजनीति किस तरह फंक्शन करते हैं? मतलब क्या है कि ऐसा माइंडसेट है कि चुनकर आने से ही पॉलिटिकल पार्टी सक्सेस होती है, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी कुछ काम नहीं कर सकती, तो इसके ऊपर आप क्या व्यू रखते हैं? देखिए, चुन के आना तो जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि चुन के नहीं आना से भी राजनीति चलती है, लेकिन केवल चुनकर आ जाने से ही लोकतंत्र कंप्लीट होता है, राजनीति जो है वो कंप्लीट होती है। ये जो समझ है वो प्रॉपर नहीं है। डेमोक्रेसी जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट इलेक्शंस, है ना। डेमोक्रेसी इज अबाउट डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी जो है ये तमाम चीजें जो है इससे जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो बनती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो इसलिए जब आपको चुनकर नहीं आते हो तो ऐसे समय में भी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो ह्यूमन राइट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, लॉज पर और पॉलिसीज पर, जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इन चीजों का उपयोग करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आप लोगों को जन समस्या के ऊपर में उन समस्याओं को समझकर ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और वेरियस पॉलिसीज का उपयोग करके आपको उस पर काम करना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है जब चुनकर नहीं आती है तब भी वो इस तरह का काम कर सकती है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने कमेंट किया आवाज और वीडियो क्लियर नहीं है, तो अभी क्लियर हो चुकी होगी क्योंकि मैंने टेस्ट किया तो काफी अच्छा आवाज आ रहा है, वीडियो भी क्लियर है। और कुछ दिक्कत है तो हमारे साथी जरूर बता सकते हैं। सर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो जस्ट टाइप एंड टेल, ताकि ये लोग करेक्शन करेंगे अगर टेक्निकल इश्यू है तो। अदरवाइज यू टाइप द क्वेश्चंस, क्योंकि हाफ एन आवर के लिए स्पेशल है। सर एपीआई जो है नीतियों की राजनीति के लिए जानी जाती है, तो अदर पॉलिटिकल पार्टी और एपीआई इसमें आप किस तरह का डिफरेंस देखते हैं? देखिए, एपीआई और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली बात तो एपीआई किसी जाति, धर्म, राज्य, भाषा, क्लैन, परिवार इसकी पार्टी नहीं है। एपीआई जो है वो लोगों की पार्टी है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दैट इज व्हाट अब्राहम लिंकन यूज्ड टू से वे बिफोर, एंड इट इज वेरी ट्रू कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने परिवारों के लिए, खुद के लिए, एक जाति के लिए, एक स्टेट के लिए, एक भाषा के लिए काम नहीं करना चाहिए। देश के तमाम लोगों के लिए काम करना चाहिए, और एपीआई जो है इस विषय में क्लियर है, पहली बात। दूसरा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा स्लोगन्स पर काम करती है, ज्यादा पॉपुलर कुछ इश्यूज है उसके ऊपर में शॉर्ट टर्म एक या दो चीजों को लेकर काम करती है। एपीआई का ऐसा नहीं है। एपीआई देश के लिए पूरी जो नीतियां हैं उन नीतियों को ध्यान में रखते हुए वो नीतियां कैसे बनाई जाए और उन नीतियों का क्रियान्वयन कैसा किया जाए उसको ध्यान में रखकर काम करती है। और जब हम इलेक्शंस नहीं है या हम जब चुनकर नहीं गए तो पब्लिक प्रॉब्लम पर ध्यान में रखकर, पब्लिक प्रॉब्लम को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉज और वेरियस पॉलिसीज का उपयोग करके हम उसको सोल्यूशन लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपीआई एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज। ये बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है। सर अपन ज्ञान, विज्ञान, मानवता और सुजान पार्टी कहते हैं एपीआई को, तो ये भारतीय राजनीति में इस तरह के पार्टी का कितनी प्रासंगिकता है? इसी की प्रासंगिकता है, क्योंकि देखिए बाकी तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो कहीं ना कहीं जाति की, धर्म की, भाषा की, राज्य की और परिवारों की भी बात कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि फिर डेमोक्रेसी का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, देश का क्या होगा। तो देश को ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है जो देश के लोगों के विषय में सोचे और उनके विषय में सही काम करे।
जो देश को जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनाए, अमेरिका चाइना के बराबर जो है वो उसे ले जा सके। इंडिया के हर व्यक्ति, हर परिवार, हर कम्युनिटी, हर रीजन के लोगों का डेवलपमेंट उस तरह से कर सके। इसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है इंडिया को। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर वो अच्छी होती तो अभी पिछले 75 ईयर्स में इंडिया आज कम से कम चाइना के बराबर होता। अगर वो चाइना के बराबर नहीं है, इसका मतलब जितनी लास्ट 75 ईयर्स में पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके लीडर्स जो है और उनके ऑफिस बेयरर्स जो है, वो इंडिया को वहां ले जाने में फेलियर हुए हैं। कुछ हमारे साथी रोहित सफे जी का मैसेज आया है, उनका सवाल है, देश के लोगों के पास पैसा आए, लोग अमीर बने और बाकी चीजों पे सार्वजनिक विकास कर पाए, इसके लिए देश की जनता लोगों को क्या करना चाहिए, जरूरी कार्यशैली क्या होना चाहिए? देखिए, दो तरह की चीजें हैं इसके अंदर में रोहित जी। एक तो एक गवर्नमेंट पॉलिसीज का इसमें बहुत बड़ा रोल है और एक इंडिविजुअल हमारी जो समझ है उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं दोनों को अलग अलग करके बताता हूँ। हमारे देश की पॉलिसीज, हमारी गवर्नमेंट्स का पूरा फोकस हमारे देश के अंदर में एजुकेशन के ऊपर, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट पर होना चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है। एजुकेशन जो साइंस और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन है, जो ह्यूमैनिटी के आधार पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो बनना चाहिए। सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए और गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, एक जैसे स्कूल में पढ़ना चाहिए। एजुकेशन 12वीं तक बिल्कुल जो है वो फ्री जैसा होना चाहिए। हायर एजुकेशन बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। और एजुकेशन केवल थियोरेटिकल नहीं, उसके साथ में टैलेंट डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है, जिसको स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी बोलते हैं, वो डेवलप हो सके। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपके देश के अंदर में आपके बिजनेसेस को डेवलप करने की जरूरत है, यानी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी के बगैर कोई भी देश अमीर नहीं हुआ है। चाहे जापान का उदाहरण लो, साउथ कोरिया का उदाहरण लो, चाहे अभी चाइना का उदाहरण लो, या अर्लियर जो है यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका है, ये तमाम जो है वो स्टेट के डेवलपमेंटल रोल के साथ जब मार्केट जो है वो ग्रो हुआ है, तभी वो अमीर हुई है। ये जो है वो महत्वपूर्ण बात है कि मार्केट इकोनॉमी को ध्यान में रख के हमको जो है वो पॉलिसीज बनाना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस इंडिया में डेवलप हो और हमारे यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग हो, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका हम प्रोडक्शन करें और जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें। तो डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज एक्सटर्नल एक्सपोर्ट से हम ज्यादा जो है अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। ये सेकंड बात है। तीसरा, इसको जो है इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए टैक्सेशन की या इनकम जनरेशन की, जो प्री टैक्स इनकम बोला जाता है या पोस्ट टैक्स इनकम बोला जाता है, इसको इस तरह से रखा जाए कि लोगों के पास पैसा बचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी टैक्स आना चाहिए और लोगों के पास भी जो है वो टैक्स बचना चाहिए। उसके बाद जो सेंट्रल बैंक्स की जो पॉलिसीज होती है, दैट शुड टारगेट की देश में इन्फ्लेशन जो है वो जो है 4-5% के बीच में, अदरवाइज इन्फ्लेशन इतना बड़ा इश्यू हो जाता है कि महंगाई आपके इनकम को खा जाती है। तो हमारे यहाँ जैसे जो नाम है कि 4+-2% का जो बेंचमार्क है हमारे यहाँ इंडिया में, जो सेंट्रल बैंक ने, रिजर्व बैंक ने जो है जो प्लेस किया है, उसके ऊपर हमको फोकस्ड रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में लिक्विडिटी का इश्यू है, फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो इश्यू है, ये तमाम सेंट्रल बैंक को मैनेज करना चाहिए। ये हो गई पॉलिसी लेवल पर बात। दूसरी बात जो है इंडिविजुअल लेवल पर, हर व्यक्ति को, हर परिवार को ये समझना चाहिए कि केवल पैसा कमाने से वो अमीर नहीं हो सकता। जब तक वो पैसे को बचाकर कहीं इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो जो है वो अमीर नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट पहली तो लीगल तरीके से होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। जब मैं लीगल कह रहा हूं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में ये देखना चाहिए कि क्या वो सेबी के अंडर है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, क्या उसके अंडर है, क्या वो रिजर्व बैंक के अंडर है, या वो IRDA इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर में। हमारे यहाँ 3 रेगुलेटरी एजेंसीज है जो वेरियस हमारे को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देती है। पहला जो है रिजर्व बैंक के अंदर हमारे सारे बैंक्स जो है, जिसको हम गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं, PSU बैंक बोलते हैं, वो है प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स है, उसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में। फिर पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड है। दूसरा, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में करना है या म्यूचुअल फंड्स में करना है तो वो सेबी के अंडर होता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है, जो भी ब्रोकरेज फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन उसके पास है क्या, उसको हमें देखना चाहिए और उसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। एसेट क्लासेस कौन से जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप? ट्रेडिशनली हमारे यहाँ देश में एसेट क्लासेस है गोल्ड एंड लैंड।
जो सोना और पैसे में इन्वेस्ट किया जाता था। वो ट्रेडिशनल इन्वेस्ट जो हमारे हैं एसेट क्लासेस है। अभी जो नए एसेट क्लासेस जो निर्माण हुए पिछले 30-40 साल में हमारे कंट्री में, वो है इक्विटीज, यानी आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको अगर शेयर मार्केट का स्टडी नहीं है तो आप जो है सीधा म्यूचुअल फंड में भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट तो है गवर्नमेंट में और पोस्ट ऑफिस के अंदर में। तो ये जब आप करेंगे और लंबे समय पे जब आप करेंगे तब जाके फिर आप धीरे धीरे जो है वो रिच होंगे। मैंने दोनों पॉलिसीज बताई, एक पब्लिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक को करना है वो मैंने बताया, पर केवल उससे आप अमीर नहीं हो सकते जब तक आप अपनी फिनेंशियल नॉलेज और फिनेंशियल बिहेवियर को करेक्ट नहीं रखेंगे और लीगल तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो अमीर नहीं होंगे। किसी के भी हाथ में अपना पैसा देके ये सोचना कि वो पैसा बढ़ा के देगा, ये सबसे ज्यादा जो है इलीगली इनकरेक्ट है और गलत बात है। अपने अकाउंट्स आज जो है सबका जो है डीमैट जो है बन सकता है, बैंक में आपका अकाउंट खुल सकता है, क्योंकि आधार और जो है वो पैन कार्ड सबके पास में है, मोबाइल नंबर सबके पास में है। तो उसको प्रॉपर वे से लिंक करके खुद के नाम पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपना पैसा दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। थैंक यू सर। सर मोमराज सिंह राजरत्न जी का सवाल है कि सर अभी लोकसभा जो आने वाला है 2029 में, तो उसमें कितनी सीटें बढ़ सकती है? लोकसभा में 888 होने की संभावना है और राज्यसभा में 325 के ऊपर। और ये आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने जो बिल 2016-17 में जो दिए पार्लियामेंट को, तो उसके बाद ही ये जो है वो संख्या बढ़ी है। मेरा कैलकुलेशन था कि 1500 लोकसभा में होना चाहिए और लगभग 700 जो है वो राज्यसभा में होना चाहिए, मेरा कैलकुलेशन था। मैं चाहता था कि 10 लाख के ऊपर एक मेंबर पार्लियामेंट बने। अभी जो कैलकुलेशन इन्होंने लाया वो 14 से 15 लाख है। सर सुरेश मौर्य जी का सवाल था, सर हम कार्यकर्ताओं के लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? काफी दिन हो गए। संदेश तो मौर्य जी यही है कि एपीआई जैसी पार्टी देश में नहीं है। हमारी पार्टी जो है वो ज्ञान विज्ञान मानवता पर बेस्ड है, लोकतंत्र पर बेस्ड है, ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड है। हम 140 करोड़ देश के लोगों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जो लोग ज्यादा पिछड़ गए हैं, जो गरीब है, या जो मान लीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, किसान हैं, महिलाएं, जैसे मैंने भी ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स के लिए 80 लाख के ऊपर उनकी पॉपुलेशन है, उनके लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन, मिनिमम वेजेस, लीव विथ वेजेस जो है, उसके साथ में हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, बोनसेस के लिए, ग्रेजुएटी के लिए जो मैंने अभी पिटीशन की, पिछले 15 दिन भी अभी होने के उसको। तो इस तरह से जो है हम हर व्यक्ति का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो एपीआई का ये संदेश आप लोग जो है अपने जिलों में पहुंचाइए, कमिटीज को डेवलप कीजिए। देखिए इस पार्टी को आज मेरे पास में 25 ईयर्स है एज और हेल्थ को देखते हुए, मैं चाहता हूं कि 2.5 साल ये पार्टी चलना चाहिए। तो इतना हमको लॉन्ग टर्म करके इंडिया को आगे ले जाना है और एक वैज्ञानिक और विकसित इंडिया को जो है, जिसको मैं वैज्ञानिक और विकसित गुणवाना कहता हूं, उसको जो है हमें बनाना है। तो यही मेरा संदेश है कि एपीआई जैसे पार्टी की जरूरत है। आप लोग और मजबूती से काम कीजिए। ये नाम की प्रक्रिया बहुत जल्दी शायद हम लोग अभी बहुत 4-6-8 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी और एक अच्छा सार्वजनिक नाम जो पूरे इंडिया को लेकर पार्टी जो है को लेकर हम लोग आएंगे। उसके बाद में मेरा फील्ड टूर और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी आई एम वेटिंग फॉर दिस इलेक्ट्रोल सिस्टम, थोड़ा सा जो इसके ऊपर में भी 2026 के सेंसस के बाद और चेंजेस आने वाले हैं, तो कहाँ कौन सी सीट कैसी बनेगी ये भी मैं देख रहा हूँ। बट आई विल स्टार्ट यू सी कमिंग टू योर स्टेट्स वेरी सून। हो सकता है 2025 के एंड में या 26 में आपके तरफ में मैं आना शुरू करूंगा। ठीक है, वो हमारे कुछ ऑफिस बेरर कार्यकर्ता का वही सवाल था, सर हमारे झारखंड, राजस्थान, बिहार, सर हमारे स्टेट में कब आ रहे हैं? वही नहीं, आई विल कम वेरी सून। ये एक थोड़ी सी नाम की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उस प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए, पार्टी का नया नाम हम देने की, और वो नाम ऐसा देना है कि काफी लंबे समय तक वो रहे। बार बार नाम पार्टियों का चेंज नहीं कर सकते हम, तो उस प्रोसेस में थोड़ा मैं हूँ। और फिर क्या, लोकसभा के इलेक्शन के बाद थोड़ा सा जो है बाकी भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के काम थे, उसको ध्यान में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है कुछ, वो देख लिया। बट मुझे लगता है ये साल या अगले साल बिल्कुल शुरुआत से आपकी तरफ आने की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि अभी रामपुकार पासवान जी का भी सवाल आया था कि सर हर स्टेट में मीटिंग होना बहुत जरूरी है ताकि उनको भी गाइडेंस टाइम से मिलता है। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। आप सभी लोग जो कह रहे हैं यू आर करेक्ट, और मैं आऊंगा आप लोगों के स्टेट्स में, चिंता मत कीजिए। ये एक थोड़ा सा पार्टी के नाम का काम हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम होते पार्टी के, वो कंप्लीट होने के बाद में मैं जरूर आपके पास में। सर सोमराम भगत जी का सवाल था, झारखंड में पेशा कानून लागू को लेकर काफी विवाद चल रहा है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है?
नहीं, मुझे एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो झारखंड के अंदर में मुझे कुछ हमारे ऑफिस बेयरर्स ने बताया। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप स्पेशली मुझे बताइए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू। उन्होंने अगर वो मुझे बताते हैं तो आई विल गाइड टू यू। पर जहां तक पेशा कानून है, पेशा कानून तो पार्लियामेंट ने बनाया 1996 में। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 पार्लियामेंट ने बनाया है। और फिर हर स्टेट अपना रूल बनाता है, पेशा रूल्स, और उसको जो पंचायत के लॉज है उसको मिला के जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो झारखंड में कुछ इश्यू चल रहा है, मुझे पता है। पर आप मुझे स्पेसिफिक इशू बताइए तो मैं इसका गाइडेंस भी करूंगा और सोल्यूशन भी निकालेंगे इसका। ठीक है, मैं साथियों से अपील करूंगा कि वो अपने अच्छे जो सवाल है वो कमेंट में जरूर पूछे। सर, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूछ रहे हैं सर, अभी जैसे ट्रम्प का टेरिफ वार चल रहा है, काफी चर्चा में है, उसका काफी असर इंडिया के ऊपर भी पड़ने वाला, तो ये सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? जो है ट्रम्प जो है कह रहे हैं कि भाई आप हर कंट्री, हम अमेरिका को डिसफेवरेबल जो है वो हमारे ऊपर ज्यादा शुल्क लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, और हम कम लगाते हैं, उसकी वजह से हमको लॉस हो रहा है। तो आप जितना परसेंट लगाओगे उतना हम उतना परसेंट लगाएंगे। तो नेचुरली अगर इक्वल हो जाएगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा, आपका कुछ सामान जो है वो बिकेगा, कुछ सामान नहीं बिकेगा, है ना। तो पर इसका नेट रिजल्ट ये होगा कि अगर ट्रम्प इस तरह की पॉलिसी को सीरियसली परस्यू करते हैं वर्ल्ड के अंदर में, तो पहला तो ये काम होगा कि या तो टैरिफ सबको कम करना पड़ेगा पूरी दुनिया को, जो अच्छा होगा दुनिया के लिए। अगर कम नहीं होता है, और टैरिफ यानी शुल्क जो हम सामान जो आता है कंट्री में या जाता है उसके ऊपर में, तो जैसे हमारी कंट्री में कोई सामान आ रहा है तो इंपोर्ट के ऊपर हम टैरिफ लगा रहे हैं, हमारा सामान यदि कोई यूएस में जा रहा है तो वो लगाएंगे। तो मान लो दोनों कंट्री कम कर दे एकदम से तो बहुत अच्छा है दुनिया के लिए। पर अगर दोनों कंट्रीज कम नहीं कर रही, हर कंट्री उसको एक वॉर के तरह यूज कर रही, ट्रेड वॉर्स जिसको बोला जाता है, तो महंगाई बढ़ेगी दुनिया के अंदर। महंगाई बढ़ेगी, बिजनेस अगर कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कंट्रीज के कम हो सकते हैं, और धीरे धीरे वर्ल्ड के अंदर में भी अगर ये सीरियस हुआ तो कम हो सकता है। तो वो किस तरह से प्ले होता है अभी वो देखने की जरूरत है। जैसे कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर वो 25% लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो भी लगाएंगे तो दोनों के बीच में का ट्रेड कम हो जाएगा, यूएस और कनाडा और मैक्सिको के बीच में का। इंडिया तो खैर निगोशिएट कर रहा है, तो हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं तो समझदारी की बात है। यूएस के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, शायद हमारे जो प्रधानमंत्री है और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है और हमारे जो पीयूष गोयल है, ये तीनों लगे हुए हैं उसको निगोशिएट करने में। तो लेट अस सी, इंडिया का तो सॉल्व हो जाएगा शायद यूएस के साथ। सर, अभी क्या जियोपॉलिटिक्स की बात निकली तो अभी यूक्रेन के जो जेलेंस्की है वो भी मिलके गए ट्रम्प को, काफी हार्ड चर्चा हुई उनमें। तो ये इस तरह की घटना को कितने लंबी खींचना चाहिए, जैसे युद्ध जैसी घटना, और क्या करना चाहिए दुनिया के लिए, क्या सोचना? युद्ध तो कभी भी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता है, पर युद्ध अगर हो रहा है तो वहां उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, तो वो प्रैक्टिकल कारणों को जो है वो सॉल्व करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ यूक्रेन का भी पॉइंट वैलिड है कि भाई अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो इसकी गारंटी हमको दीजिए कि भाई फिर से रशिया, पर्टिकुलरली पुतिन जो है, वो किसी भी ट्रीटी को मानते नहीं है, ये उनका कहना है। और पिछले 10 सालों में कई बार वो ट्रीटी तोड़ के अटैक करते रहे हैं। तो भाई आप हमको किसी तरह की गारंटी दे दीजिए कि भाई पुतिन फिर से अटैक ना करे, और अगर अटैक करता है तो हमारी कोई सिक्योरिटी गारंटी होना चाहिए, प्लस उनकी हमारी मिलिट्री, हमारा जो वेरियस वॉरफेयर है उसको स्ट्रांग हम बनाए एज अ कंट्री, वो उनका एक कंसर्न है। और वो करके फिर आप हमारे साथ में ट्रेड कर लीजिए। तो ये बात उन्होंने कहा कि भाई हमको लोन दिया तो उसका आपको अगर वापस चाहिए तो आप वो कर लीजिए, मिनरल्स वगैरह के साथ जो ट्रेड है। पर आप केवल कहते हैं कि बिजनेस के लिए हमको परमिशन दो, लेकिन हम सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते यूएस, तो वो ठीक नहीं है। और फिर ये केवल यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी का इशू नहीं है, ये वर्ल्ड ऑर्डर का भी इशू है। क्योंकि देखिए आज रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सॉरी यूएन का जो चार्टर है उसका वायलेशन है। पर क्योंकि यूएन के अंदर खुद रशिया एक जो है वीटो मेंबर है, तो इसलिए जो है वो इंटरनेशनल लॉ इसमें ब्रेक हुआ है, लेकिन उसकी कोई रेमेडी नहीं मिल रही है। अब इसी तरह अगर कोई कंट्री जाके किसी और कंट्री पर अटैक करेगा, उसकी टेरिटरी को ले लेगा, और फिर यूएन का जो है चार्टर ब्रेक होगा और यूएन का कोई भी रिजोल्यूशन उसमें नहीं आएगा। और जो प्रोमिनेंट कंट्रीज है इसमें, जो P5 कंट्रीज हम कहते हैं, यूएस है, उसमें रशिया है, चाइना है और ब्रिटेन और फ्रांस है, तो ये अगर अपना रोल ही प्ले नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए युद्ध तो कभी भी अच्छा नहीं है दुनिया में, पर अगर युद्ध हुआ है तो उसका अगर सोल्यूशन निकालना है तो केवल पीस नहीं, जस्टिस के साथ पीस होना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्टिस के जो एंगल्स है, पॉइंट्स है, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। पर मुझे लगता है देर से देर ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यूरोप भी इसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहा है।
सर और पासवान जी का एक सवाल था सर, पूरे देश में अभी जाति धर्म या फिर रिलीजियस को ज्यादातर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिससे देश में कुछ लोगों में असुरक्षितता निर्माण हो रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं है अगर देश की मान लीजिए जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी के जो इसमें संरक्षण में अगर इस तरह को धर्म को बढ़ावा देने का काम कर रही है। देखो धर्म किसको क्या मानना है या नहीं मानना है उसका व्यक्तिगत सवाल है, उसको आप स्टेट की तरफ से फोर्स नहीं करना चाहिए। देखिए क्यों किसी को लगता है मैं ये धर्म मानूं उसका फ्रीडम है, किसी को लगता है मैं ये धर्म मानूं उसका फ्रीडम है, किसी को लगता है कि हम धर्म माने, जैसे आदिवासी तो प्रकृति को मानते हैं वो धर्म को मानते नहीं है हजारों सालों से। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। कोई ये हो सकता है वो कहे कि मैं रिलीजन को मानता ही नहीं हूं, मैं तो भाई केवल ह्यूमैनिटी और साइंस के हिसाब से चलता हूं। तो इसके ऊपर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, उसको थोप रहे हैं। मैं समझता हूं वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ठीक नहीं है। और जो भी कंट्री ने ये काम किया है, कम से कम एक बात मैं चैलेंज से कह सकता हूं मोदी जी को कि वो विकसित नहीं बनता है। क्योंकि आपका जो ये ध्यान धर्म के तरफ में ये उन्माद मेले पुतले और मंदिरों के ऊपर मस्जिदों के ऊपर में और संस्कृति के नाम पे बड़े बड़े आयोजन करने पे जो लग रहा है, आप डेवलप नहीं हो सकते। डेवलप होने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर और आपकी प्रोग्रेसिव पब्लिक पॉलिसीज के बगैर आप डेवलप नहीं हो सकते। इसलिए मोदी जी को मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, आपका डेटा उठा के देखिए, योर स्टडी इज वेरी लेस। आपके जितने जीडीपी ग्रोथ के अभी आंकड़े हैं पिछले 10 साल के 6.4 के ऊपर आप नहीं जा रहे। और आपको अगर एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो 8% प्लस से आपको 20 साल से ज्यादा ग्रो होना है 1947 तक। तो आप 8% प्लस जीडीपी तो पिछले 10 सालों में अचीव नहीं कर पाए। यदि अभी आपको अचीव करना है तो साइंस टेक्नोलॉजी के बगैर और प्रोग्रेसिव पब्लिक पॉलिसीज के बगैर ये नहीं हो सकता। धर्म और संस्कृति से ये कहीं भी नहीं हुआ है दुनिया के अंदर में। दुनिया का कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने अमीर देश है दुनिया के अंदर, यूरोप अमेरिका या जो अभी एशिया में बने हुए हैं, उन्होंने धर्म और संस्कृति को कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो फॉलो करना एक अलग, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। तर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। तो मतलब ये इनका विकसित भारत का जो ये मॉडल ला रहे हैं या बार बार स्लोगन लगा रहे थे, स्लोगन से काम नहीं चलेगा इनके। नहीं, ये तो स्लोगन है ना, ये तो क्या तो अनपढ़ है ना। ये प्राइम मिनिस्टर जो है इसको आता क्या है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, डिग्री नहीं है, स्टडी नहीं है, जाके भाषणबाजी करते हो। ये प्राइम मिनिस्टर ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया ना सीरियस आज तक। एक भी क्वेश्चन, आज देखो अभी ट्रंप बने हैं, ट्रंप ऐसे बैठे प्रेसिडेंट बैठे और ऐसी मीडिया सवाल पूछ रही है। दुनिया के हर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो मीडिया को डायरेक्टली फेस करता है। ये व्यक्ति ने किसको फेस किया? ये वन साइड भाषण देके आगे से कोई क्वेश्चन पूछता है क्या? इनको नहीं पूछता है। इनके जो आसपास के जो मंत्री है उनको जितना आता है उतना वो बताते हैं, उतना वो करते हैं। तो ये विकसित भारत वगैरह ये स्लोगन है इनका, ये करने में ये जो है सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान को प्रमोट नहीं कर रहे, प्रोग्रेसिव पब्लिक पॉलिसीज को प्रमोट नहीं कर रहे। आप ज्ञान विज्ञान को प्रमोट करो, आप नॉलेज और साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करो, आप बिजनेसेस को प्रमोट करो, लोगों की इनकम कैसी बढ़ेगी इसको प्रमोट करो, लोगों को जो है वो हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी इसको प्रमोट करो, आप जो है उनकी वेल्थ कैसे बढ़ेगी इसको प्रमोट करो, तो इंडिया जाके डेवलप होगा। आपके मेलों महामेलों लगाने से थोड़ी डेवलप होगा इंडिया। बार बार हम विश्व गुरु बनेंगे, इस तरह की जो बातें आ रही है। नहीं, विश्व गुरु था ही कब इंडिया जो है, ये तो भ्रम है ना। हमने खुद को ही बोला हम गुरु था, दुनिया ने कहा मान लिया हम गुरु है करके। तो ये खुद को ही बोल देना हम गुरु है, तो दुनिया ने कहा मान लिया कि इंडिया जो है वो, इंडिया से ही सारा नॉलेज डेवलप हुआ वर्ल्ड में। ऐसा कहीं कोई ये है क्या, रिसर्च है क्या दुनिया के अंदर में? भैया इंसान का सिविलाइजेशन 70,000 साल पुराना है और मॉडर्न जो एंशिएंट वर्ल्ड का सिविलाइजेशन 10-11,000 साल का है, जब बर्फ पिघली है तब, बरोबर है ना। तो उसके बाद से लेके तो पहला सिविलाइजेशन आप देखेंगे तो इजिप्ट के आसपास का है। सॉरी, पहला सिविलाइजेशन इजिप्ट से पहले भी आपका इराक के आसपास का है, इजिप्ट है, इजराइल के आसपास की सिविलाइजेशन है, चाइना की सिविलाइजेशन है। हमारा भी सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी हमारा सिविलाइजेशन था। तो वो जो है वहां से हर जगह अपना अपना नॉलेज डेवलप हुआ। तो इंडिया ने ही सब नॉलेज डेवलप कर लिया, इंडिया का ही नॉलेज लेकर अमेरिका डेवलप हो गया, चाइना डेवलप हो गया, जापान डेवलप हो गया, साउथ कोरिया डेवलप हुआ, अमेरिका फ्रांस डेवलप हुआ। ऐसा कहीं रिसर्च है क्या? तो इसलिए ये सब बोगसगिरी है, ये इससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है दुनिया में। सर, धीमान सम्राट गौतम जी कसा होता है, सर आई एम वर्किंग इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम इंडिया कर्नाटका। टैक्स इज वेरी हाईली इम्पोज्ड ऑन पीपल बाय स्टेट एंड सेंट्रल. Is there any other way to generate revenue for government? Because main revenue is tax only for government.
Yeah, that is true. You're saying that taxes are the one of the major revenues for the government. But suppose if the businesses you see grow in the country, then you get the more tax. With the lower taxation, the businesses grow. Suppose if you reduce your GST to a fair level, the business would grow more. So you would get a more tax collection from the GSTs, and you will also get a more you see income tax if your people are earning more. So if you go for a higher tax rate, you will have a low GST collection and a low income tax collection also. So the question is not whether to abolish the tax. The big countries like India cannot abolish the tax, but you should have a fair taxation. Unless we are having a fair taxation, there would be no growth in the businesses and the incomes of the people, thereby affecting the GST and the income taxes. सर अभी हमारे मैं सोच रहा था कुछ और अच्छे सवाल है, सवाल हम ले लेते हैं थोड़ा। अगर कुछ सवाल अच्छे आते तो हम जरूर लेंगे। सर अभी क्या भारत को कुछ साल पहले जागतिक अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहा जा रहा था, अभी वो क्या वो निचले स्तर पे जा रही है, जैसा कि शेयर मार्केट काफी नवंबर से डाउन जा रहा है, या फिर अदर आंकड़े भी जो आ रहे हैं वो ग्रोथ नहीं दिखा रहे इंडिया की। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है पिछले 10 सालों का जो ग्रोथ रेट है वो मोदी गवर्नमेंट के पीरियड का 6.4% है एवरेज। यही मनमोहन सिंह जी के पीरियड का जो 10 साल का एवरेज है वो 2004 से 14 तक का वो है 6.7%, यानी 0.3% का फर्क है। 0.3% जीडीपी 10 साल में बहुत बड़ा होता है कंपाउंडेड लेवल पर। एक साल के लिए उतना आपको फर्क नहीं लगेगा, पर 10 साल का बहुत बड़ा होता है। तो आपका अगर ग्रोथ रेट कम हो रहा है मनमोहन सिंह जी के भी गवर्नमेंट के पीरियड से 0.03% से, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे और हम तो 56 इंच का सीना है और हमने तो इंडिया में इतना कर दिया, इसके पहले तो कुछ था ही नहीं इंडिया में। दैट मीन्स कि आपका नॉलेज लेवल पर जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कमजोर है इकोनॉमिक्स का और फिनेंस का। तो इसीलिए जो है ये जो पिछले 10 साल का क्यूमुलेटिव ये जो सब इफेक्ट है, और पिछले साल तो फिर टिपिकल हुआ कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है यानी जो बजट का जो एलोकेशन होता है, जो उसको जो स्पेंड करना है वो स्पेंड ही नहीं कर पाए ठीक से, और उसके वजह से स्लो डाउन हो गया इंडिया के अंदर में। और फिर जो है अब कॉम्पिटिटिवली देखिए, आपका कंपटीशन में बार बार कहता हूं कि आप पाकिस्तान की बात करते हो, आप बांग्लादेश की बात करते हो, आपका कंपटीशन पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं है, इसको इंडिया को समझना चाहिए। इंडिया पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड के अंदर में, अभी चाइना से भी हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, और हमारा जो कंपटीशन है ना वो कंपटीशन होना चाहिए। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, कंपटीशन होता है हर चीज में, वो कंपटीशन होना चाहिए विद चाइना, वो कंपटीशन होना चाहिए विद अमेरिका। वो अगर हम कंपटीशन का टारगेट नहीं रखते तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। अभी आप देखिए चाइना से कम हम 25 साल से भी ज्यादा पीछे है अभी, एज अ कंट्री में बात कर रहा हूं। चाइना इंडिया दोनों 47 में 48 में लगभग दोनों एक साथ बने, दोनों गरीब देश थे, दोनों जो है वो एक ही साथ में जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री हुई। हमने डेमोक्रेसी का मार्ग अडॉप्ट किया, उन्होंने कम्युनिज्म का अडॉप्ट किया, बाद में कम्युनिज्म में मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। तो इन्हीं 75 इयर्स में चाइना आज जो है वो सेकंड नंबर पर जो है वो इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी जो है। अगर हम अभी 5th नंबर पर आने की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए तो चाइना के लोगों का हमारे पास में लगभग जो है वो 3 गुना ज्यादा पैसा ज्यादा है चाइना के लोगों के पास में। अगर मैं परचेसिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में बात करूं तो अमेरिका के लोगों के पास में लगभग 9 गुना पैसा ज्यादा है हमारे से, एज अ कंट्री में परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करूं मैं, तो चाइना जो है वो कम से कम 4-4.5 गुना हमसे जीडीपी में जो है वो ज्यादा है। तो ये फर्क क्यों आया? चाइना के बराबर हम इंडिया क्यों नहीं आ पाए? तो 75 इयर्स में हमारा जो वीकनेस रहा है। और फिर अगर हम अब पिछले 10 साल में हम कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे स्ट्रांग लीडर है, स्वयं घोषित, ऑफ कोर्स, तो वो स्वयं घोषित लीडर अगर सबसे स्ट्रांग है तो इस 10 सालों में हम एक बहुत बड़े लेवल पर क्यों नहीं जा पाए? आप कहते कि हम 5वें नंबर पर आ रहे हैं, यानी अमेरिका, चाइना, जापान, वो जर्मनी, और फिर अभी इंडिया आएगा, अब यूके को पीछे। अब यूके का पॉपुलेशन कितना है? जापान का पॉपुलेशन 14 करोड़ है, हमारा पॉपुलेशन 142 करोड़ है। तो आप कंपटीशन कर किससे रहे हो? आप इस बात को तो थोड़ा सा ध्यान में लीजिए ना। तो ये जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारी, तो इसको हमारा जो मॉडल है ना पूरे देश का जो डेवलपमेंट का, उसको बदलने की जरूरत है। जब तक वो साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जब तक वो नॉलेज के बेस पर, जब तक वो ह्यूमैनिटी के बेस पर रीमॉडल नहीं होगा ना, तब तक इंडिया डेवलप कंट्री नहीं बन सकती।
सर विजय बोधले जी का सवाल था, सर पार्टी का नया नाम कब आ रहा है? आ जाएगा, ये साल में तो अपेक्षित है, आ जाएगा। प्रक्रिया में जितना भी समय लगे पर ये साल में आ जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर सर जैसे ये कोविड कमेटी का जो आया था, वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इसके ऊपर आपने पिटीशन भी किया था, तो सर कैसे देखते हैं इनका कमेटी का रिजल्ट? फर्स्ट पिटीशन है मेरा। मैं जब कोविड कमेटी की पहली मीटिंग भी नहीं हुई तो वो तब मेरा पिटीशन हुआ था, यानी मेरा पिटीशन जैसा नोटिफिकेशन हुआ कोविड कमेटी का, उसके 10 दिन के अंदर मेरा पिटीशन वहां उनके ऑफिस में था और उसके बाद उनका पहला मीटिंग हुआ है। पर कोविड कमेटी ने, मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी जो पिटीशन की बात है उसको नहीं माना है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज द बिगेस्ट इशू। इंडिया में जब तक आप पीआर सिस्टम को नहीं लाओगे, जब तक जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट है उसके उतने एमपी एमएलए नहीं लाओगे, और छोटे स्टेट्स और बाकी जगह मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम, 2 एमपीज या एमएलए का एफपीटीपी में, तब तक के जो है वो हमारे देश में रियल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। दैट वाज माय फर्स्ट प्रिपोजिशन इन माय पिटीशन टू द कोविड कमेटी। सेकंड वाज कि भाई आप देश के अंदर में जब तक पब्लिक फंडिंग नहीं लाओगे चुनाव के अंदर में, तो ये वोट दे देने से राष्ट्रपति का भी वोट एक, और मान लीजिए चपरासी का भी एक वोट, अंबानी का भी एक वोट और आदिवासी का भी एक वोट, ये बोलना ना, ये धोखा है लोकतंत्र के साथ में। अगर अंबानी और आदिवासी दोनों खड़े हो जाए तो आदिवासी कभी जीत नहीं सकता, अंबानी जीतेगा वहां से। अमीर और गरीब में कभी भी समानता से चुनाव नहीं हो सकता। तो आप जो कह रहे हैं कि भाई नहीं, कंपनीज को आप डोनेशन करो और पार्टियां चाहे जितना खर्चा करे, कैंडिडेट्स पे तो आप सीलिंग लगा दिया 90 लाख की, 1 करोड़ की, जो भी लगाए लोकसभा में, या अभी 60-70 लाख जो भी लगाए विधानसभा में। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ भी खर्चा कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनीज डोनेशन दे सकती है। तो मैंने ये कहा कि जब तक आप ये करोगे, इस देश में अमीर और गरीब में चुनाव नहीं हो सकता। तो ये कर दिया जाए कि कंपनीज को बोलिए कि एक नेशनल इलेक्टोरल जो है वो फंड बनाए, उसमें आप डोनेट कर दीजिए, उससे टैक्स एग्जेम्पशन दीजिए, और सारे पार्टीज को एक फॉर्मूले में जो है जिसको जितना परसेंट वोट है उसको उतना जो है वो फंड दे दीजिए। नया आदमी भी कोई खड़ा होता है उसको एक मिनिमम पैसा दीजिए, और 2000 रुपए के ऊपर जितना पैसा है वो आप चेक से जो है लीजिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर में, तो गड़बड़ी भी नहीं होगी और वो जीएसटी में भी वापस आ जाएगा। तो ये जो है पब्लिक फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस इज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट इशू। Banning the donations by companies to the political parties is a very big issue। ये दूसरी बात महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, along with the proportional representation system, ये बात मैंने कही थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कही थी कि फेयर मीडिया रेगुलेशन, कि भाई आज मीडिया जिसको चाहे उसको दिखाता है पैसे लेके, जो अच्छी पार्टीज, अच्छे लोग हैं उनको नहीं दिखाता है, तो इससे जो है सही लोगों का व्यू जो है वो देश के अंदर में नहीं आ पाएगा। तो फेयर मीडिया रेगुलेशन होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद एमपी एमएलए की संख्या बढ़ना चाहिए, वो तो हो रहा है, और उसके साथ में जो है महिला आरक्षण आना चाहिए, वो भी ऑलमोस्ट सवाल आ रहा है। और ये करते हुए मैंने कहा था कि भाई आप फिर 1 कंट्री 1 इलेक्शन कर रहा हूं, लेकिन 4 साल लोकसभा का टर्म होना चाहिए और 5 साल राज्यसभा का होना चाहिए। जितनी भी मॉडर्न एडवांस डेमोक्रेसी है वो 4 साल से ज्यादा का टर्म नहीं है वर्ल्ड के अंदर। 5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो ये मेजर मैंने उसमें चेंजेस जो है रिकमेंड किए थे, तो उसकी बात नहीं मानी गई। केवल एमपी एमएलए की संख्या बढ़ रही है देश के अंदर, महिला रिजर्वेशन आ रहा है, लेकिन 1 कंट्री 1 इलेक्शन, ये सब चीजों के बगैर यदि होगा तो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम और ज्यादा नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। और अगर साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अगर और कम हो गया तो ये हमारी डेमोक्रेसी जो है लूप साइडेड हो जाएगी नॉर्थ इंडिया के तरफ में, ये फेडरल स्ट्रक्चर भी बिगड़ेगा हमारा, इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। डेमोक्रेसी हमारे देश में रियल टर्म्स में रहेगी ही नहीं, अभी भी नहीं है डेमोक्रेसी हमारे देश में रियल टर्म्स में। अगर हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो हमारे देश में मेजोरिटी रूल है ही नहीं डेमोक्रेसी का। न चुन के जाने के लिए 51% वोट की जरूरत है, न लॉ बनाने के लिए 51% की जरूरत है। तो ये डेमोक्रेसी है ही नहीं अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से पढ़ोगे। तो अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल का स्कीम है हमारा, उसमें भी डेमोक्रेसी नहीं है, और उसके बाद ये और ज्यादा अप्रातिनिधिक बना रहे हैं। तो मेजोरिटेरियन रूल आएगा हमारे देश के अंदर में, 1 पार्टी के रूल की तरफ में इंडिया बढ़ रहा है, उसी को बनाने का बीजेपी और ज्यादा कोशिश कर रही है। सर जैसे इलेक्शन आता है या आफ्टर इलेक्शन ईवीएम का इशू काफी हार्ड हो जाता है, तो उसी को लेकर सुरेंद्र बोधले जी और प्रवीण नरसिंह जी का सवाल था सर, ईवीएम को लेकर कैसे? ईवीएम में पिटीशन अपना हाईकोर्ट में है और बहुत एडवांस स्टेज में है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिप्लाई दिया उसका अपन ने रिजॉइंडर भी बहुत स्ट्रांग दिया है। और मुझे लगता है गर्मी की छुट्टियों के बाद में जब नया बेंच बैठेगा तो इस पे कुछ ना कुछ हियरिंग होगा। और पहले तो नागपुर जो बेंच है हाईकोर्ट का, बॉम्बे हाईकोर्ट का, उसमें डिसीजन लगेगा। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि ये पॉजिटिव आएगा और अल्टीमेटली हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। तो वी आर रेडी टू टेक दिस केस इवन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर यहाँ डिसीजन आता है। और जैसा भी डिसीजन आए, हाईकोर्ट में मैं ज्यादा उस पर बोल नहीं सकता हूँ, तो पर जो भी आएगा फॉर अगेंस्ट जैसे भी आएगा तो हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। कृष्णा मुखर्जी का सवाल था, जैसे अमेरिका से भारतीय नागरिकों को निकाला गया, रेडी बांधकर इंडिया पहुंचाया गया, तो इस तरह की अगर तो ये भारत पे और अमेरिका के रिश्तों पे कैसे का असर डालता है? नहीं, इससे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो ये लोगों को भेजा गया, ऑफकोर्स बेड़ी पहनाना किसी को भी सही नहीं है, मैं उसको अच्छा नहीं मानता मानवीयता की दृष्टि से। लेकिन ये जो गए थे इसमें प्रॉपर जो लीगल उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ये लोग नहीं थे। और केवल इंडिया के ही नहीं, सबसे ज्यादा तो साउथ अमेरिका के जो लोग हैं, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, उनके लोगों को निकाल रहे हैं। इवन कहीं और चाइना वाइना और भी कई कंट्रीज के सब जगह से अमेरिका की गवर्नमेंट जो है जो भी लीगल रिक्वायरमेंट पे नहीं आ रही उनको वहां भेज रही है। पर बेड़ी लगा के भेजना ये ठीक नहीं है, बस मैं उसको एग्री नहीं करता। और इससे अमेरिका इंडिया में कोई बहुत जो है वो खटास मिठास नहीं आएगी। बेसिक पोजीशन ऐसा है, बोलना ठीक नहीं है। अभी अमेरिका को आग दिखाने लायक हमारी इतनी ताकत नहीं है इंडिया की, तो बस आप इससे समझ जाइए फिलहाल में। सर फिर से कोई ऐसे रिमार्केबल सवाल नहीं जिसको मैं ले पाऊँ? फिर भी 2-4-5 मिनट अगर कहीं कुछ किसी को पूछना हो तो हाँ। चांस दे देते। वैसे आधा घंटे से ज्यादा हम हो गए, लेकिन फिर भी आज हम बैठे हैं तो एक जो है एक्सक्लूसिव हाफ एन आवर का था, तो चाहे तो 5 मिनट और हम एक्सटेंड 5-10 मिनट कोई ले ले तो कोई बुरी बात नहीं है। तब तक आपके माइंड में कुछ हो तो आप पूछिए। एक योगेश भैसारे जी का सवाल था सर, कुछ शायद वचन खंड या स्लोगन चेंज हुआ है सत्यमेव जयते या इस तरह का कुछ, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा है वो। नहीं, ऑफिशियली तो नोटिफाई क्या हुआ उसको देखने की जरूरत है। रुपए का मानव खंड में ये भी नहीं है ऑफिशियल। अगर मान लीजिए कहीं नोटिफिकेशन हुआ हो तो फिर देखने की जरूरत है क्या चेंज हुआ। ओके। क्योंकि जब भी ऐसा कोई ऑफिशियल, अगर मान लीजिए जो स्टेटमेंट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं या कोई और भी डिपार्टमेंट्स के, वो होते तो नोटिफिकेशन निकलता है उसका। सर विजय बोध जी का सवाल था, प्राइवेट मेंबर बिल पिटीशन पब्लिक अथॉरिटी पर कितना और कैसे बाइंडेड होता है और कैसे बाइंडेड किया जा सकता है? प्राइवेट मेंबर बिल तो पार्लियामेंट में लाया जाता है, वो पार्लियामेंट की प्रोसीजर है। पिटीशन सिस्टम तो आप पब्लिक अथॉरिटी को कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफिक प्रोविजंस मालूम चाहिए, लॉस के स्पेसिफिक प्रोविजंस मालूम चाहिए। सपोज मैं उदाहरण देता हूं, अगर आपके शहर में कहीं शहर की प्रॉब्लम है तो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लॉ होता है, वो लॉ के कौन से सेक्शंस में वो बैठता है उसको देखने की जरूरत है। फिर वो इश्यू किस तरह का है, क्या उसमें कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की जरूरत है। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं तो कौन से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है देखने की जरूरत है। तो जब आप पिटीशन बनाते हैं तो स्पेसिफिकली पहले तो जो लॉ है, स्पेसिफिक लॉ है, उसके वायलेशन के सेक्शंस आपको कोट करके आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। फिर अगर कहीं फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज है तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको कोट करते हुए आना चाहिए। और उसके बाद कहीं ह्यूमन राइट्स है तो व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन राइट्स इसमें इन्वॉल्व होता है उसको देख के वो कोट करते आना चाहिए। और तीनों को मिला के फिर वो पिटीशन बनाना चाहिए। सपोज इसमें अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, केवल सिविल लॉ का ही वायलेशन है, तो फिर वो सेक्शंस को लेकर ही वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आपको एड्रेस करते आना चाहिए। और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एड्रेस करके उसको जब आप पिटीशन करते तो उसका आप एक्नॉलेजमेंट ले, उसके बाद में आप 10-15 दिन जितना भी समय दिया है उसमें पिटीशन में उसको आप फॉलो करें, उसको फॉलो करके रिमाइंडर दे या तो आरटीआई से उसको पूछे। और उसके बाद अगर नहीं आती है तो वो अथॉरिटी के हायर जो मिनिस्ट्री तक के जो प्रोविजन होता है वहां तक आप उसको करें। और ये सब नहीं होता है तो उस बीच में आप डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, या फाइनली फिर आपको हाई कोर्ट में अप्रोच होना पड़ता है फाइनली। ओके सर, वेस्ट बंगाल से एक सवाल था सर, पैसा 1996 लॉ के तहत क्या वहाँ पे ग्राम सभाएं बनाया जा सकता है या किस तरह से पैसा लागू किया जा सकता है? पैसा लॉ अप्लाई होता है केवल शेड्यूल्ड एरिया में। जहां शेड्यूल्ड एरिया है वो शेड्यूल्ड एरिया में 11 स्टेट्स में पैसा लॉ अप्लाई होता है।
जो स्टेट में शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है, आदिवासी है पर शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है, वहां पैसा लॉ अप्लाई नहीं होता है। ये एक पहली बात को फर्क को हमको समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पे अगर आप कहते दिल्ली में आदिवासी हो सकते हैं कुछ, लेकिन वहां शेड्यूल्ड एरिया नहीं है तो वहां पैसा लॉ अप्लाई नहीं होगा। चंडीगढ़ में पैसा लॉ अप्लाई नहीं होता, पंजाब में पैसा लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा लॉ वहीं अप्लाई होता है जहां शेड्यूल्ड एरियाज है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जहां शेड्यूल्ड एरियाज है वहां पैसा लॉ अप्लाई होता है, लेकिन पैसा लॉ को अप्लाई होने के लिए वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने रूल्स बनाना चाहिए, जिसको पैसा रूल्स बोला जाता है। अनलेस द पैसा रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका इंप्लीमेंटेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपकी असेंबली ने पैसा रूल नहीं बनाया तो पहले तो असेंबली से पैसा रूल बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर पैसा रूल्स बने हुए हैं तो उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ये ग्राम सभाओं को देखना चाहिए। फिर ग्राम सभाओं में उस तरह का रिकमेंडेशन करना चाहिए जो उसके प्रोविजंस में है, और वो फॉलो नहीं होता हो तो फिर कलेक्टर और कलेक्टर से आगे जो है जो शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन है वहां तक के आप प्रोविजन कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनली हाईकोर्ट तो होता ही है। इसी से रिलेटेड सवाल था देवनाथ मुंडा जी का। सर, झारखंड में राज्य सरकार पैसा कानून 1996 लागू नहीं कर रही है, जीपीआरए 2001 को कंटिन्यू रखना चाहती है, तो पैसा एक्ट 1996 को लागू करने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? नहीं, ये जो आपका जो जीपीआरए है वो जीपीआरए पैसा लॉ को वायलेट करता है क्या, इसको देखिए पहले आप। अगर वो पैसा लॉ को वायलेट करता है तो देन इट इज अ मैटर ऑफ, आप एक पिटीशन करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को, गवर्नर को उसमें पार्टी बनाना पड़ेगा, आपकी मिनिस्ट्री ट्राइबल मिनिस्ट्री को जो है पार्टी बनाना पड़ेगा, और फिर हाईकोर्ट में डायरेक्ट जो है पिटीशन डालना पड़ेगा रांची हाईकोर्ट में। अगर पैसा रूल को वायलेट करता है जीपीआरए एक्ट जो है तो फिर दैट वायलेट्स द पैसा लॉ, या हो सकता है अच्छा रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में फिर पिटीशन करना पड़ेगा। तो पहले तो जीपीआरए कैसा वायलेट करता है पैसा को, इसका स्टडी किया जाए। तो पहले उसका इंग्लिश वर्जन निकाले जीपीआरए एक्ट जो आप कह रहे 2001 का, तब उसको देखा जाएगा कि वेदर इट इज कंपैटिबल और वायलेशन कर रहा है, और अगर कंपैटिबल भी है तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस और आने चाहिए, उसका भी रिकमेंडेशन फिर हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं। सर, विजय बौद्ध जी का सवाल था, एससी के रिजर्वेशन में सब क्वालिफिकेशन के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में आप क्या राय है? नहीं, उस पर मैं काफी क्लियरली कहा है कि भाई रिजर्वेशन ये डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए एक प्रोविजन है, और डिस्क्रिमिनेशन एक जैसा नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन की भी वेरियस डिग्रीज होती है। तो अगर वेरियस डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रख के, अगर मान लीजिए विद इन शेड्यूल कास्ट 2-3% अगर ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज के लिए रिजर्व रखा जा सकता है सब क्लासिफिकेशन, तो उसमें कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का अपरेंट वायलेशन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करके कहा कि भाई वेरियस डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए ये वेरियस थोड़ा सा सब क्लासिफिकेशन परसेंटेज के हिसाब से दिया जा सकता है। तो उसमें कई ह्यूमन राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा वायलेशन नहीं है। हाँ, पर इसके साथ बहुत सारे और इश्यूज हैं, जो बैकलॉग के इश्यूज है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं प्रॉपर ढंग से, अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर के इश्यूज है उस पर काम नहीं हो रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए जो बाकी प्रोविजंस भी है उस पर हमको काम करना चाहिए। सर, रामपुकार जी का सवाल था, SC/ST प्लान में पैसा डीएम अगर दूसरे पे खर्च करता है दूसरे बजट पे, तो उसके लिए अपन कुछ कर सकते हैं क्या? उसके लिए कुछ डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, पिटीशन किया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है कि भाई आप SC/ST का पैसा क्यों दूसरों के ऊपर दूसरे काम के लिए खर्चा कर रहे हैं। पर इसके लिए पहली बार प्रोविजन हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर में, जब आंध्र प्रदेश ने इसका जो है शेड्यूल्ड कास्ट का जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का जो सब प्लान का पैसा है उसका एक्ट ही बनाए, और उसका एक्ट में एक प्रोविजन बनाए कि भाई ये पैसा आप दूसरी जगह खर्चा नहीं कर सकते। अगर आप खर्चा करेंगे तो फिर आप जो भी अथॉरिटीज है वो पनिशमेंट उनको मिलेगी उसके अंदर में, और अगर आपको वो पैसा दूसरे कामों के लिए भी खर्चा करना है तो वो कहीं ना कहीं SC/ST के डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए, और उसकी प्रोसीजर भी उस लॉ के अंदर में है कि भाई आपको ये लेवल पे अप्रूवल लेना चाहिए फिर जाके वो करना चाहिए। ऐसा लॉ अगर बिहार के अंदर नहीं है तो फिर बिहार में पहले तो ये SC/ST सब प्लान फंड के ऊपर में जो लॉ है वो बनाने की जरूरत है आपके असेंबली को, इसके ऊपर पहले काम करना चाहिए। जब तक ये लॉ नहीं बनता है हम डेमोन्स्ट्रेशन करें, पिटिशंस करें,
ध्यान में लाए कि ये भाई जो SC/ST के डेवलपमेंट के बगैर इसको कोई भी और काम के लिए जो है वो खर्चा किया जा रहा है। सुरेंद्र बुद्ध जी का सवाल था, सर लोकसभा मेंबर और विधानसभा मेंबर की संख्या को लेकर सुझाव है और कितने परसेंटेज में कितने मेंबर? मेरा ऐसा मानना है लोकसभा 10 लाख के ऊपर एक मेंबर होना चाहिए और असेंबली के अंदर में 2 लाख 2.25 लाख पर एक मेंबर होना चाहिए। तो जितना पॉपुलेशन है स्टेट का उस हिसाब से ये होना चाहिए। तो ये ज्यादा हमारे देश में डेमोक्रेसी को रीजनेबल बनेगा। अच्छा सर, विजय पुरस्कार सर का सवाल था कि अलायंस को लेकर आपका किस तरह से विचार है? हमेशा पॉजिटिव रहा है। मैं तो 2 ढाई 3 साल से बोलते भी रहा हूँ, कुछ प्रयास भी किए कि भाई जिस भी पार्टी का थोड़ा भी हमारा जो ज्ञान विज्ञान मानवता और डेमोक्रेसी की जो समझ है पॉलिसी थोड़ा भी 5% 10% भी मैच होता हो और जो अपेरेंट वे में कम्युनल पार्टीज ना हो, कास्टियस पार्टीज ना हो, रिलीजन बेस्ड पार्टीज ना हो, फैमिली बेस्ड पार्टीज ना हो, पूरी तरह केवल ऐसा नेगेटिव काम ही ना हो कि जो डेमोक्रेसी का ही जिनकी समझ ही बहुत ज्यादा जो है वीक है, तो ऐसी पार्टी से वी आर ऑलवेज ओपन फॉर एन अलायंस। मैंने मैसेज भी भेजा बहुत पार्टी के पास, प्रयास भी किए और लेकिन इस तरह का जो है वो अलायंस अभी तक बिल्डअप नहीं हो पाया API का। बट आज भी और भविष्य में भी हम हरदम इसके लिए पॉजिटिव रहेंगे। जो 5-10% भी ज्ञान विज्ञान मानवता और लोकतंत्र की जो समझ है वो पार्टीज की अच्छी है और जो बहुत कास्टियस, बहुत रिलीजन बेस्ड, बहुत कम्युनल, बहुत फैमिली बेस्ड या डेमोक्रेसी को कॉन्ट्राडिक्टरी, ह्यूमन राइट्स को कॉन्ट्राडिक्टरी पार्टीज नहीं है, तो ऐसे पार्टीज के साथ हम अलायंस कर सकते हैं। सर अभी पॉलिटिकल पार्टियों में जैसे चाचा भतीजा या बुआ भतीजा इस तरह का काफी कंफ्लिक्ट चल रहा है परिवारवाद का लेकर। ये तो आपका नींव भी गलत है ना। देखिए जब आप सोचेंगे कि भाई हमारे परिवार में ही ये रहना चाहिए तो आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ वहीं चले गए ना। आप पार्टी बनती है लोगों के लिए, फिर वो लोगों ने क्या करना चाहिए जो लोग आपको वोट कर रहे हैं या जो लोग आपकी पार्टी में कार्यकर्ता बने हैं या पदाधिकारी बने हैं, जब वो आपके पार्टी का नेचुरल वे में लीडर नहीं बन सकता है ना, तो फिर वो लोग तो क्या करना चाहिए, वो क्यों आपके पास आना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बुआ भतीजा वाला जो इशू चल रहा है या हमारे को ये नाम का परिवार है इसलिए इसके नाम पे ये पार्टी चलती है, समझ रहे, ये जो है ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये लीडर्स लोगों को समझना चाहिए कि भाई हमको, भाई लीडर किसको बोला जाता है। मैं एक सिंपल कहता हूँ, लीडर एक पोस्ट नहीं है, लीडर एक विजन है, एक समझ है, एक एक्शन है। वो लीडर होता है जिसका नॉलेज बहुत ब्रॉड होता है, जिसका विजन बहुत आगे तक के होता है और जो उसकी एक्शंस करता है, उस दिशा में लेकर जाता है लोगों को, वो लीडर होता है। प्रेसिडेंट तो कोई भी बन सकता है लेकिन वो लीडर होने के लिए ये क्वालिटीज लगती है। तो जो वो पार्टी के अध्यक्ष हैं या अध्यक्ष के साथ में जो करीब के जो लोग हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई इस पार्टी को हमको डेमोक्रेसी के दिशा में ले जाना चाहिए और अगर नहीं करेंगे तो स्वार्थ तो आएगा। फिर ये तो ऐसा है कि राजनीति हमारे देश में स्वार्थ के लिए की जाती है ज्यादातर लोगों से, तो फिर कौन बुआ और कौन भतीजा और कौन फादर और कौन लड़का और कौन चाचा और कौन ये और कौन ये, तो फिर वो वैसा हो ही जाता है। फिर यहाँ तो ऐसा है कि फिर बेटा भी बाप का नहीं रह जाता है फिर जब स्वार्थ आता है। तो लीडर्स को सोचना चाहिए हमारी पार्टी को डेमोक्रेटिक रखना है हमको। मुझे लगता है जो ये बुआ भतीजा वाला जो हुआ है वो तो होना ही था ना। आपने क्यों रखा है, अपने एक जाति तक क्यों सीमित रखा, अपने परिवार तक क्यों सीमित रखा। आपने जब अपनी पार्टी को एक जाति तक सीमित रखा, नहीं भाई ये पोस्ट तो यही जाति का होगा, ये तो पोस्ट में मेरा उत्तराधिकारी मेरे परिवार से ही होगा, तो ये जो आपकी सोच है ये तो गलत है ना, डेमोक्रेसी और मानवता को पूरक नहीं है। तो इसको जितने जल्दी परिवार इसमें चेंज हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज में समझता हूँ अच्छा है, पर कम से कम API को ऐसी कोई बीमारी नहीं है पहले से, हमने तो पहले ही इसको लोगों के लिए रखा है, तो इसलिए API सबसे अच्छी पार्टी है देश की। तो उन्होंने आना चाहिए यहाँ API के अंदर और काम करके आगे जाना चाहिए। अच्छा, आप जो बिल बना रहे हैं, कुछ जो संसद में देना चाह रहे हैं, अभी API का मेंबर तो नहीं है, तो विजय पुरस्कार का सवाल था कि कोई मेंबर पार्लियामेंट को आप अगर देखे वो इंट्रोड्यूस करवाए तो बिल लाने की कोशिश करें। नहीं, अभी तो मैं कोई नया बिल पार्लियामेंट को नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल में अभी पहला फोकस है पार्टी का नाम को ये करना, दूसरा फोकस है पार्टी को अच्छा एक्सपांड करना, तीसरा फोकस है कि भाई इलेक्शंस को सीरियसली लेना 29 तक के। और ये करते करते अगर कोई MP हमारी बात को समझता है तो ऑफकोर्स मैं मेरा नाम चेंज करने के लिए तो तैयार हूँ। बिल्स के ऊपर में ऑलरेडी भी मैंने किया था, तो अभी उस समझ के साथ कोई MP कर सके तो मैं करूंगा, जरूर उनको करके दूंगा। पर अब ये बहुत सारा 2017 के बिल से तो मेरे को थोड़ा रिवाइज भी करना पड़ेगा उनको
क्योंकि काफी कुछ चेंजेस आए इसके बीच में, तो रिवीजन भी करना पड़ेगा कुछ चीजों में। ठीक है, सवाल तो काफी आए हैं, हमने जो और कोई अलग सवाल हो कुछ तो अगर कुछ अलग तुझे हटके रिबार का कोई सवाल है तो मैं जरूर लूंगा। देख लीजिए एक बार, कहीं कोई ना बोले कि अतुल जी ने देखा नहीं हमारे सवाल को ठीक से, बाद में आखिरी में एक कमेंट रह जाता है, आखिरी में अतुल जी के ऊपर में फिर रह जाता है, छूट भी जाता है। सवाल छूट जाते क्योंकि वो एंकर है, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, तो अतुल जी को एक बार देख लेना चाहिए ठीक से कि कोई छूट ना जाए। सर एक अंतिम अगरिया जी का सवाल था, सर कैन यू टेल अबाउट फॉल ऑफ बेस्टाइल एंड फॉल ऑफ बर्लिन? Not relevant so much now. It is a question of history, but we should learn from the fall of all empires and all you see crisis of the world for the betterment of the world. History में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, तो but it is no more relevant now जो हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो चुका है काफी जो है अभी। तो फॉल ऑफ बेस्टाइल जो है समवेयर इन फ्रांस एंड बर्लिन का वॉल का तो आप जानते ही है। इट वाज ऑल अबाउट रीऑर्गेनाइजिंग द कंट्रीज, जो सोवरेनिटी के आधार पे जो हो, सोवरेनिटी के साथ में एक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर में कैसे कंट्रीज एक दूसरे को माने, फिर उसके अंदर में राइट्स क्या हो लोगों की, ये सारे सवाल उसके हिस्ट्री के अंदर छुपे हुए हैं। और उसके वजह से ये सारे एम्पायर्स टूटे हैं, कंट्रीज टूटी है, फिर रीऑर्गेनाइज हुई है। और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड में, जो यूएन ऑर्डर, यूएन चार्टर के आधार पे आया कि भाई जिसमें इंटरनेशनल लॉ की मान्यता हुई है। उसके बाद में फिर ह्यूमन राइट्स उसी चार्टर में 1945 में, और 48 में फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया। ये तमाम चीजें पॉजिटिव सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा अच्छे से डेवलप हुई है। तो अब वो ऑर्डर पे हम लोग जी रहे हैं अभी फिलहाल में, पर अभी वो ऑर्डर भी क्राइसिस में है, क्योंकि देखिए अभी हम यूएस कहता है कि भाई हम क्लाइमेट ट्रीटी को नहीं मानेंगे, यूएस कह रहा है हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भी जो है वो एग्जिट होना चाहते हैं, ब्रिटेन जैसे ईयू से एग्जिट हो गया, अभी यूएस नाटो से जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं लेना चाहता। फिर अब जो है वो जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज पे भी अटैक हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई कंट्री नहीं है। तो अभी जो वर्ल्ड के अंदर में जो ये चेंजेस आ रहे हैं, तो ये कहीं हमारे वर्ल्ड ऑर्डर को अफेक्ट ना करे। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, ये इंसान के डेवलपमेंट के लिए, सिविलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के लिए दुरुपयोग ना हो इसके लिए, क्योंकि ये तो आपके ट्रांसेंडिंग द, आपकी जो नेशनल बॉर्डर से उसको ट्रांसेंड कर देती है टेक्नोलॉजी जो है। तो इसके लिए इंटरनेशनल लॉ कैसे बनेगा, इसके लिए आपकी कंट्रीज के लॉस कैसे होंगे, ये भी बहुत रेलेवेंट जो है वो सवाल है। तो हमको अभी जो ग्लोबल ऑर्डर है यहाँ और इसके आगे का ग्लोबल ऑर्डर कैसे जो है वो अच्छा बनेगा, और उस पर सोचना चाहिए। हिस्ट्री में तो बहुत सारा हमको मिल जाएगा इस तरह की चीज। सर अभी कुछ रिलेट सवाल नहीं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता है पार्टी के ऑफिस बेरर्स है, वो अपने स्टेट में, अपने शहर सिटी में वेलकम करना चाहते हैं। काफी कमेंट है कि सर हमारे सरकार सर कब आ रहे हैं। नहीं, मैं आऊंगा, आई ऑलवेज कम, डोंट वरी, मैं आऊंगा आपके साथ में। पर मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो चीजें सिखाई है आप लोगों को, तो वो चीजें आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कीजिए। मैंने एक चीज सिखाई है कि भाई इलेक्शन हो या ना हो, हम चुन के आए या ना आए, लेकिन देश के लोगों की समस्या पर हमको काम हमेशा करना है। मेरा हरदम विषय है कि देखिए ये वो काम, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो खुद के स्वार्थ के लिए नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक सर्विस, ये जन सेवा है। पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक पॉलिसीज, ये जन नीति है। और पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक डेवलपमेंट, यानी ये जन कल्याण है या जन विकास है। तो राजनीति जो है इट इज अबाउट पब्लिक सर्विस, पब्लिक पॉलिसीज एंड पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक डेवलपमेंट। तो समस्या तो हमारे देश में है, आपके जिले में भी समस्या है, गांव में समस्या है, तहसीलों में समस्या है। मेरा आपको ये संदेश है कि मैं आऊं या ना आऊं, मैं तो आऊंगा ही आपके पास में, आज निकल ये काम जो नाम आपके ये होंगे उसके बाद। लेकिन मेरी ये चाहत है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस बेयरर्स में, या जब नाम भी बदलेगा, जो नया नाम भी हम लोग स्वीकारेंगे, तो ये ऑफिस बेयरर्स ने जो पब्लिक प्रॉब्लम है उनके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। और पब्लिक प्रॉब्लम करने के लिए पिटिशन सिस्टम इज अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम, जो मैं कहता हूं। पब्लिक पिटिशन सिस्टम एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये दो चीजों को आपको यूज करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन डेमोक्रेटिक मार्ग से, मगर लॉ को तोड़े, लॉ को तोड़ना नहीं है, लॉ को फॉलो करते हुए भी आप अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्टिव कर सकते हो। और पिटिशन सिस्टम, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी लॉ अप्लाई होता है उस समस्या के लिए,
उस लॉ के प्रॉपर सेक्शंस को इवोक करके 1 पेज 2 पेज पिटीशन बनाइए, टाइप कराइए, भेजिए, 100-150 रुपए का भी खर्चा नहीं लगता है। इट इज अ वेरी चीप मेथड, मैं बता रहा हूं आपको, इसमें बहुत पैसा भी नहीं लगता है। और इसको लेके पब्लिक वॉइस के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, 50-100 लोग इकट्ठा हो गए, दुपट्टा डाला, झंडा लिया, वो चीज को पिटीशन को दिया, जो भी अधिकारी है उनको, नहीं हो रहा है तो डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रेस में दिया, मीडिया में दिया। तो ये चीजें जो है आपको ज्यादा करना चाहिए। अगर आप एपीआई के लोग ये करेंगे तो एपीआई का रेस्पेक्ट बहुत बढ़ेगा, क्योंकि मेरी हरदम ये सोच रही है कि एपीआई, देखिए मैं चाहता हूं 2000, 3000, 5000 या और भी लंबा ये पार्टी चलना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है एक पीढ़ी के लिए नहीं होती है, 10 साल 20 साल के लिए नहीं होती है, ये एक लीडर के लिए, 2 लीडर्स के लिए नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो देश के लोगों के लिए होती है, और पॉलिटिकल पार्टी को मैच्योर्ड होने के लिए उस नॉलेज के लेवल पर, उस एक्शन के लेवल पे समय लगता है। तो आप यदि अपने जिलों के अंदर में ये करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा इस पॉलिटिकल पार्टी का। बाद में तो मैं आऊंगा ही, आप लोगों के बीच में एड्रेस करूंगा, आपको गाइड करूंगा, बट तब तक के लिए मेरी ये चाहते है कि आपको ये करना चाहिए। और ये काम वही कर सकता है ना जिसको खुद का स्वार्थ ज्यादा ना हो, ये बात हरदम ध्यान में रखिए। जिसको केवल खुद का स्वार्थ है, जो सोचता है कि मैं जाऊंगा पैसे कमा लूंगा, नाम कमा लूंगा, वो ये काम नहीं कर सकता। जिसको लगता है कि भाई मैं अपना खुद जो भी जीवन है उसका बैलेंस करते हुए मेरे जीवन का मैं 50, 60, 70% जो है वो लोगों के लिए दूंगा, वही पॉलिटिक्स में सर्विस करके एक अच्छा लीडर और ऑफिस बेयर बन सकता है। और ये पॉलिटिक्स हमको सीखना है। मैंने आप लोगों को कुछ और सिखाया है, तो यही सिखाया है कि हमको लोगों के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। और लेकिन वो काम केवल भावना के आधार पर नहीं, भावना का बैलेंस हो, लेकिन बुद्धि का उपयोग हो, ज्ञान विज्ञान का उपयोग हो, मानवता की समझ डेवलप हो, मेथोडोलॉजिकल होना चाहिए। ये चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई है। तो यदि आप लोग ये करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। बाद में आना, मीटिंग करना, एड्रेस करना, गाइड करना, ये तो होगा ही, ये तो चलेगा पॉलिटिकल अपने देश के अंदर में, पर उसके अलावा ये काम होते रहना चाहिए। दैट इज माई विश। सर एक सवाल आया, जाते जाते उसको ले लेते हैं। वैसे अशोक कुमार जी, आपके जो चुनाव व्यवस्था के ऊपर जो सवाल है उसका आंसर सर ने पहले दे दिया। ये वीडियो जब पूरा अपलोड हो जाएगा तो आप जरूर उसको सुन सकते हैं। सुरेंद्र बौद्ध जी का भी आंसर हो गया है सवाल का। सर विजय बौद्ध जी का सवाल था, बगैर चुने पब्लिक प्रॉब्लम पर कैसे अपने क्षेत्र में कार्य कर सकता हूँ? अभी ऑलरेडी जो कुछ बोला उसी में है। और तो जो है पेटिशन सिस्टम एंड डेमोन्स्ट्रेशन, 2 चीजों से इफेक्टिवली हो सकता है। और एक सवाल था सर, ह्यूमन राइट इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर कैसे और कितना बाइंडेड होता है, और ये कैसे, क्या सवाल है? इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर कैसे और कितना बाइंड होता है? वैसे तो अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर ये बाइंडिंग है सभी कंट्रीज के ऊपर, सभी लॉस के ऊपर, पर जब तक आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ना लाओ तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। या जब तक फिर पार्लियामेंट ने अमेंड नहीं करके लाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। जब तक वो इंटरप्रिटेशन नहीं होता वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो हमारे देश में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा ये मानना है कि ह्यूमन राइट्स एक वर्ड भी नहीं है, तो मैं हरदम से ये कहता रहा हूँ कि भाई मैंने जो बिल्स दिया पार्लियामेंट को, 2 बिल्स दिए ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंड करके आ जाए तब तो फिर पूरे जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जब तक वो नहीं होता तो अगर कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो जैसे भी ये ईवीएम वाले केस में भी हमने ह्यूमन राइट्स को इवोक किया है, या राइट टू लाइफ के इंटरप्रिटेशन से उसमें इंटरनेशनल लॉ को हम लोग जो है ह्यूमन राइट्स को इवोक करते हैं। तो जो है फिर जितने भी लोग लिटिगेशन कर रहे हैं तो उनको ये कोशिश करना चाहिए कि अपने लिटिगेशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को ध्यान में लाए। वो स्पेसिफिक जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, या इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, या सीडो है, या राइट्स टू चिल्ड्रन है, या राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्संस है, या राइट टू एनवायरनमेंट है, ये जो तमाम चीजें हैं उसको जो है वो जो है उसमें प्लीड करें, और ताकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन उस तरह से। बट द बेटर पार्ट वुड बी दैट कि वी इनकॉर्पोरेट द ह्यूमन राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड द पार्लियामेंट शुड अंडरस्टैंड दिस दैट व्हेन दे फ्रेम द लॉ they should, you see, specifically quote the human rights in the specific sections of those laws. जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये राइट टू एनवायरमेंट को जो डिक्लेरेशन है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, तो वो ह्यूमन राइट्स को इवोक करता है। तो इस तरह पार्लियामेंट भी जब लॉ बनाती है
तो वो लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजंस करते वक्त ह्यूमन राइट्स, कौन सा ह्यूमन राइट इसमें अप्लाई होता है, ये अगर स्पेसिफिक प्रोविजन पार्लियामेंट डाले तो वो तो अच्छा रहेगा। तो पहली चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना। दूसरा चीज है पार्लियामेंट ने स्पेसिफिक हर एक लॉ में ह्यूमन राइट्स का उल्लेख करना चाहिए जो भी स्पेसिफिक होता है। तीसरा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में जा रहा है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन राइट्स को जो है वो इवोक करना चाहिए। और चौथा, अगर कंट्री कंट्री के बीच में ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकती है, पर उसके जो डिसीजंस आते हैं बहुत ज्यादा मान्य नहीं हुए अभी तक। कंट्रीज जैसा ये रशिया जैसा कंट्री हो तो वो नहीं मानेगा वो चीज को, तो उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल को फिर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ता है, तो उस पोजीशन में अभी सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं है फिलहाल में। तो थोड़ा सा क्राइसिस सिचुएशन में ही है इंटरनेशनल लॉ का इश्यू वर्ल्ड में। मुकेश गावंडी जी, आपके पार्टी के नाम के ऊपर सर ने डिटेल में काफी बोला है, आप जब वीडियो अपलोड हो तो सुन सकते हैं उसको। सर अभी हमारे पास मतलब दर्शकों से हमारे पास कोई सवाल नहीं है और हम इसको एंडिंग करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू। और आपने अच्छे सवाल पूछे और हम आशा करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इस तरह का लाइव प्रोग्राम करें ताकि लोगों को उनके जो सवालों के जवाब जरूर मिल सके। इन लोगों को क्या लगता है कि कितना महीनों में लाइव आना चाहिए? अगर अगर आपको जो भी लगता है कि सर ने इतने महीनों में लाइव आना चाहिए, इंपॉर्टेंट इश्यू पे तो मैं छोटे वीडियोस आपको बनाकर दे ही देता हूँ 15-20 दिनों में। लेकिन आपको यदि लगता है कि आपके पास कोई मेजर अच्छे सवाल है, जनरल कोई रिपीटेड सवाल नहीं, अगर आपकी कोई मेजर समस्या है, मेजर अच्छे सवाल हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि कितने महीनों में लाइव आना चाहिए, आप इसमें टाइप कर बताइए। विल सर्टेनली कीप दैट इन माइंड। और मुझे अच्छा लगा आप मेरे साथ में जुड़े और जितनी बातें मैंने एपीआई में आप लोगों को समझाई है, ज्ञान विज्ञान और मानवता की, ह्यूमन राइट्स की, लोकतंत्र की, ये मेथोडोलॉजी की, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म में सब आ जाता है। बस कॉस्मो ह्यूमैनिज्म अगर समझ में आ गया, साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस, साइंस, ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी, मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस, ये अगर समझ में आ गया और उसको करने की जो मेथड है, जो पेटिशन सिस्टम है या लोगों को समझाना है, बताना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, चुनाव लड़ना है, ये चीजें अगर आपने सीख लिया एक्शन कैसे करना, तो फिर इंडिया में बदलाव बहुत अच्छे से आ सकता है। लेकिन ये काम आपको जिले लेवल पर भी करना चाहिए, तहसीलों पर भी करना चाहिए, गाँव में भी करना चाहिए, बस्तियों में भी करना चाहिए। ये मेरी विश है।